नमस्कार साथियों। आज इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 17, 18, 19, 20 चार सेक्शन हम डील करेंगे। पहला सेक्शन आपको एडमिशन की डेफिनेशन बताएगा। स्वीकृतियाँ होती क्या है। हम किसी चीज़ को एडमिट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा कोई फैक्ट था, ऐसा कोई दस्तावेज था। तो जब हम किसी विवादक तथ्य या मौखिक तथ्य के बारे में किसी प्रकार की अनुमान इंगित करते हैं, कोई चीज़ उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो उसको हम एडमिशन या स्वीकृति कहते हैं। इंग्लिश में इसको एडमिशन बोलते हैं। एक चीज़ और आप इसके जस्ट बाद पढ़ोगे, 17 से 23 तक तो आप एडमिशन पढ़ोगे। ये रेंज है सेक्शन 17 से लेकर 23 तक, ठीक है इसकी। बट आप 24 से लेकर और 30 तक कन्फेशन पढ़ोगे। वहाँ स्वीकृति, यहाँ तो ये शब्द स्वीकृति है, वहाँ पढ़ोगे आप संस्वीकृति। संस्वीकृति संस्वीकृति क्या होती है? क्रिमिनल मामलों में आप अपराध करना या उन तथ्यों से जिनसे अपराध बनता है उन तथ्यों को स्वीकार कर लेते हो, तो क्या होता है उसको बोलते हैं कन्फेशन या संस्वीकृति। तो क्रिमिनल मामलों में तो होती है संस्वीकृति या कन्फेशन। कौन से मामलों में? क्रिमिनल मामलों। और सिविल मामलों में होती है स्वीकृतियां। जैसे कोर्ट के सामने एक बालक है जो ये दावा कर रहा है कि मैं बालक हूं और मेरा जेजे एक्ट के अधीन ट्रायल होना चाहिए। जेजे एक्ट समझ गए? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, बालक न्याय अधिनियम। और उसने 10th की मार्कशीट समर्थन में पेश की जो ये प्रदर्शित कर रही थी कि 17 साल उसकी आयु है। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको ये 10th की मार्कशीट इसकी 17 साल वाली आयु के लिए स्वीकार है? आप मना करते हो, स्वीकार करते हो? अगर आप करते हो कि मना कर दिया आपने, तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए जितना भी खर्चा करेगा, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को 10th की मार्कशीट को साबित करने के लिए 2-3 हियरिंग होगी, गवाह आएंगे, वो सारे खर्चे आपसे वसूलेगा अगर आप जानबूझकर उसको डिनाई कर रहे हो। बट आपको लगता है कि वाकई में ये 10th की मार्कशीट जाली है, आप डिनाई करते हो और उसको साबित करते हैं, वहाँ मामला अलग प्रकार से। तो आपसे पूछा जाता है कि क्या ये 10वीं की मार्कशीट जिसके आधार पर बालक अपनी आयु को अभिकथित कर रहा है वो आपको स्वीकार है या नहीं है। आप उस फैक्ट को एडमिट करते हैं। तो एडमिशन सिविल मामलों में होता है। इसके लिए आप ऑर्डर पढ़ोगे सीपीसी में। हालांकि सीपीसी आपके सिलेबस का विषय है नहीं, तो उस पर चर्चा नहीं करते हैं। तो सेक्शन 17 सिविल मामलों में की जाती है स्वीकृतियाँ। सिविल मामले या जिसे व्यवहार मामले भी कहा जाता है। क्या होती है स्वीकृति? स्वीकृति या तो ओरल या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट कथन है। 3 चीज़ें बता रहा है स्वीकृति के बारे में। पहला कि ये ओरल हो सकती है, जुबान से। मैंने कहा कि मैंने इसको 10 लाख रुपए दिए थे, आप स्वीकार कर रहे हो कि हाँ 10 लाख रुपए दिए थे, इन्होंने मुझे 10 लाख दिए थे, तो ये क्या हो गया? मौखिक स्वीकृति। दस्तावेजी स्वीकृति, किसी दस्तावेज को स्वीकार करना। मैं कह रहा हूं आपके और मेरे बीच में एक ट्रांजेक्शन हुई थी और मैंने उसके लिए आपसे चेक लिया था और ये वो चेक है। आप स्वीकार करते हो कि ये चेक वही है जो मैंने दिया था और मेरे अकाउंट का चेक है और मेरे द्वारा ही साइन है। तो ये हो गया दस्तावेजी स्वीकृति। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट कथन, कि आपने कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा या कोई ई कॉन्टैक्ट किया, उसका कोई स्टेटमेंट आप स्वीकार कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट कथन। तो स्वीकृति मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट ऐसे कथन है जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करते हैं। कि या तो वो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई ना कोई अनुमान इंगित करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ये वाक्य में ओरिजिनल दस्तावेज है। कोई भी ऐसा अनुमान जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में करते हैं, चाहे वो मौखिक रूप से, दस्तावेजी रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट किसी भी स्टेटमेंट के द्वारा, तो वो कहलाता है स्वीकृति।
तो आपने मौखिक कथन किया हो, दस्तावेजी रूप से किया हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट कोई बात की है, तो वो सारी चीज़ें अगर विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करती है तो उसको कहा जाता है संस्वीकृति। पर ऐसी संस्वीकृति या और लगाकर कह रहे हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा की गई हो और ऐसी परिस्थितियों में की गई हो जो एतस्मिन पश्चात वर्णित है। इसके बाद जो हम बताएंगे उन व्यक्तियों के द्वारा की गई हो और उन ही कंडीशन में की गई हो जिनके बारे में हम बताते हैं। और ये बताएगा सेक्शन 18 से लेकर 20 तक, ये बताएगा कि संस्वीकृति कौन कर सकता है और कब कर सकता है। तो कौन कर सकता है और कब कर सकता है, कौन कहां से आया, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा। ये तो बताता है कि कौन व्यक्ति और ऐसी परिस्थितियों में, मतलब कब वो परिस्थितियां हैं, कौन सी वो परिस्थितियां जिनके अधीन आप किसी प्रकार की एडमिशन करते हो तब वैलिड मानी जाती है। तो ये था सेक्शन 17 जो कह रहा था कि स्वीकृतियां मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट कोई कथन हो सकता है जिसके द्वारा विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान किया जाता है और वह ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ऐसी परिस्थिति में की जाती है जो एतस्मिन पश्चात का मतलब है इसके बाद वर्णित की गई है। और इसके बाद सेक्शन 18 से 20 तक हम देखेंगे कौन स्वीकृति कर सकता है और किन परिस्थितियों में कर सकता है। थोड़ा सा ये मैं साफ कर देता हूं ताकि देखने में आपको सहज दृश्य लगे। ठीक है, 18 स्वीकृति एक तो कार्यवाही के पक्षकार और उसके अभिकर्ता कर सकेंगे। कार्यवाही का पक्षकार, किसी कार्यवाही में एक वादी होता है जो वाद लेके आता है, एक प्रतिवादी होता है। तो यह कह रहा है कि कार्यवाही के पक्षकार स्वीकृति कर सकते हैं। मैं आपके खिलाफ कोई कार्यवाही चला रहा हूं, आप मेरे खिलाफ चला रहे हो, तो आपने कोई बात कोर्ट के सामने कही है, मैं चाहूं तो उसको एडमिट कर सकता हूं कि हाँ सर बिल्कुल ऐसी बात हुई थी। तो ये मैंने किया, मौखिक रूप से एक कथन कर उस बात को एडमिट कर लिया। ठीक है, कि हमारे बीच में इस मकान को विक्रय को लेकर एक करार हुआ था, मैं मौखिक रूप से उसको एडमिट करता हूं कि हाँ ऐसा करार हुआ था। तो ये कार्रवाई के पक्षकार के द्वारा एडमिशन किया जा सकता है। दूसरा, पक्षकार का अभिकर्ता, कार्रवाई का पक्षकार है, उस पक्षकार का अभिकर्ता द्वारा। अभिकर्ता कौन होता है? एजेंट। ठीक है, अब मेरे लिए मेरे सोशल मीडिया पे और डिलीवर लॉ को संचालित करने में एक मैम सहायता करती हैं, आकृति मैम। ठीक है, अब वो मेरी तरफ से अथोराइज अभिकर्ता हैं, एजेंट हैं। वो किसी प्रकार से कोई फीस ले रही हैं, कोई आपसे किसी प्रकार की बातचीत कर रही, तो वो मेरी तरफ से अथोराइज बातचीत है। अगर वहाँ से वो फ्रॉड करती हैं तो उसके लिए मैं लाइबल होगा, क्योंकि मैंने अपने एजेंट के रूप में उनको सोशल मीडिया पर बिठा रखा है कि आप किसी प्रकार की कोई भी बात है, कोई हेल्प चाह रहा है, तो आप जितना एज पॉसिबल एज आप उसको कर सकते हो, कीजिए। तो एक तो कार्रवाई का पक्षकार मैं एडमिट करता हूँ किसी चीज को, एक मेरा कोई एजेंट है जिसको मैंने एजेंट बना रखा है, अधिकृत कर रखा है, वो कोई करता है। तो ये दोनों चीजें स्वीकृति की कोटि में आएगी। तो वे कथन स्वीकृतियां हैं जो कार्रवाई के किसी पक्षकार ने किया हो या ऐसे किसी पक्षकार के अभिकर्ता ने किया हो जिसे मामले की परिस्थितियों में, उस अभिकर्ता के बारे में बता रहा है कि उस मामले की कंडीशन में न्यायालय ने उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार का या तो एक्सप्रेसली उसको एजेंट माना है या विवक्षित रूप से एजेंट के रूप में माना है, तो उसको एजेंट माना जाएगा। तो एजेंट के बारे में दो बातें कही है कि पक्षकार का एजेंट हो और उस मामले की कंडीशन में न्यायालय उसको या तो एक्सप्रेसली एजेंट मानता है या विवक्षित रूप से कि मैंने घोषणा तो नहीं की कि कभी कि आकृति मेरी एजेंट है, पर आप जितनी भी टेलीग्राम ग्रुप्स पे कम्युनिकेशन देख रहे हो, कोई मैसेज सेंड करना है ग्रुप में, कोई रिप्लाई देना है, तो सारी चीजें उनके द्वारा संचालित हो रही। तो कहीं ना कहीं उस ग्रुप में जहां पब्लिक कम्युनिकेशन म्यूट कर रखी है और केवल एक या दो व्यक्ति मैसेज कर सकते हैं, तो मैंने उनको एज एडमिन बना रखा है उस ग्रुप का।
इसलिए वो मेरी तरफ से मैसेज कर पा रही हैं। तो कोई व्यक्ति जो मेरे ग्रुप में लगातार मैसेजों का रिप्लाई दे रहा है और मैंने उसको एडमिन बना के रखा है, तो ये विवक्षित रूप से मेरी तरफ से अथॉराइज एजेंट हैं। तो या तो मैं अभिव्यक्त रूप से घोषणा करूं कि या तो मैं ग्रुप से पे ये आके घोषणा करता हूं कि ये दिलीवर लॉ की तरफ से अथॉराइज एजेंट है। कोई भी आपको किसी प्रकार की कम्युनिकेशन कर रहे हो, कोई हेल्प ले रहे हो या कोई फाइनेंशियल टेस्ट सीरीज लेना वगैरह का कार्य कर रहे हो, तो उसमें पैसे की लेन देन कर रहे हो, तो ये एक मेरी तरफ से अथॉराइज एजेंट है। या फिर मैंने उनको इतनी अथॉरिटी दे रखी है कि आप किसी प्रकार की कार्रवाई मेरी तरफ से कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि ग्रुप में उनके ही मैसेज आते हैं, वो सब कुछ आते हैं, तो वो मेरी तरफ से विवक्षित रूप से अथॉराइज एजेंट है। तो क्या हो गया, कार्रवाई का पक्षकार, पक्षकार का अभिकर्ता। अभिकर्ता के पीछे कोष्टक में लिख देना अभिव्यक्त अभिकर्ता या विवक्षित अभिकर्ता। क्या लिखोगे, अभिव्यक्त एक्सप्रेस, विवक्षित का मतलब हो जाता है इंग्लिश टर्म्स देखते हैं विवक्षित के लिए क्या यूज करते हैं ये लोग, इंप्लाइड, या तो एक्सप्रेसली या इंप्लाइड रूप से उसको अथॉराइज किया एजेंट के रूप में। तो पक्षकार के अभिकर्ता के आगे अभिव्यक्त या विवक्षित अभिकर्ता लिख देना। और कौन कौन हो सकता है, प्रतिनिधि रूप में वादकर्ता द्वारा, कि अगर कोई सूट रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से लाया जा रहा है तो वाद के ऐसे पक्षकारों द्वारा जो प्रतिनिधि हैसियत में वाद ला रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव सूट है या कोई हमारी तरफ से लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना है, वो वाद ला रहा है या जिन पर प्रतिनिधिक हैसियत में वाद लाया जा रहा है, तो उनके द्वारा किए गए कथन जब तक कि वे उस समय नहीं किए गए हों जबकि उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता था, स्वीकृतियां नहीं है। तो देखो, वाद अगर प्रतिनिधि हैसियत में लाया गया, रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में आप वाद ला रहे हो, या आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनकर किसी फैमिली के लिए वाद ला रहे हो। जैसे एक तो एक मामला है कि आजकल इन दिनों 45 दिन का जो मेंस के लिए टाइम दिया है, तो बच्चे प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से तारीख आगे खिसक जाए और मेंस की तैयारी करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है और हर कोई चाहता है कि थोड़ा समय मिले, अच्छा अटेम्प्ट दूं ताकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो। तो यहाँ कोई भी व्यक्ति वाद ला रहा है किसी क्वेश्चन को लेकर कि ये क्वेश्चन का उत्तर आपने ए मान लिया, बी मानना चाहिए था, या कोई किसी भी बेस पर वाद ला रहा है डेट आगे बढ़ाने के लिए, तो वो सभी 3500 बच्चे जो प्री पास होकर मेंस दे रहे हैं उनकी तरफ से रिप्रेजेंट हैसियत में वाद ला रहा है। अब उस रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कोई बात एडमिट की जाती है, किस हैसियत में, जब वो रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत में कार्रवाई चला रहा था उस समय अगर वो कोई व्यक्ति कोई बात को एडमिट करता है या किसी व्यक्ति पर रिप्रेजेंट हैसियत में वाद लाया जाता है, एक परिवार के ऊपर कोई प्रॉपर्टी के लिए वाद लाया जाता है और वो संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी थी, तो सभी लोग तो उसमें पार्टी बनने की जगह सभी लोगों की तरफ से एक ही व्यक्ति उनकी तरफ से लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में या रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत में कार्रवाई चलाता है, संपादित करता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा कोई बात एडमिट की जाती है उस कार्रवाई में, तो वो पूरे परिवार जो जिनकी तरफ से वो रिप्रेजेंटेटिव था उनके द्वारा एडमिट की गई मानी जाती है। जैसे एक मामला चल रहा है, मुझे याद तो नहीं है पार्टी का नाम, कुछ गहलोत करके, कैलाश गहलोत करके, वो मामला चल रहा है प्रोबेशन में फुल सैलरी पे। प्रोबेशन होता परिवीक्षा, जब आप जॉब लगते हो तो शुरू के 2 साल तक, 2 ईयर तक आपको सैलरी मिलती है फिक्स, और वो सैलरी होती है मूल की अपेक्षा 60%। जैसे मिलनी थी आपको 40,000 सैलरी, आपको मिल रही है केवल 25,000 सैलरी 2 साल तक, और 2 साल बाद आपको फिक्स कर दिया जाता है, फिक्सेशन हो जाता है, स्थायी कर्मचारी हो जाते हो, तब आपको पूरी सैलरी मिलती है। तो ये जो कैलाश गहलोत नामक व्यक्ति है, मेरे को नाम तो याद नहीं, गहलोत हैं पर उनके पीछे, वो सुप्रीम कोर्ट में फुल सैलरी के लिए कि प्रोबेशन में फुल सैलरी मिलना चाहिए इसका केस लड़ रहे हैं। तो वो सभी एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय राजस्थान में, लगभग 6 से 7 लाख एम्प्लॉय हैं, सरकारी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट कर्मचारी। तो सरकारी कर्मचारियों की तरफ से वो रिप्रेजेंटेटिव हैसियत में वाद लड़ रहे हैं।
अगर वहां फैसला आता है कि प्रोबेशन में पूरी सैलरी मिलनी चाहिए तो सभी 7 लाख लोगों को मिलेगी, और फैसला आता है नहीं मिलनी चाहिए तो वो रेफ ज्यूडिकेटा के रूप में लागू होगा। अब कोई भी वाद लाएगा तो वो जजमेंट जो कैलाश गहलोत या जो भी गहलोत थे उनने लड़ा है वो रिप्रेजेंटेटिव हैसियत में लागू होगा कि ये मामला पहले डिसाइड हो चुका है, रेफ ज्यूडिकेटा के रूप में दोबारा नहीं सुना जाएगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैसियत में ये अगर कोई बात उस वाद में एडमिट करता है तो ये माना जाता है कि सभी 6-7 लोगों की 6-7 लाख लोगों की तरफ से वो बात एडमिट की गई। जैसे कोर्ट पूछता है कि क्या प्रोबेशन में आप लोगों को ये फायदे नहीं मिल रहे हैं क्या पीएफ वगैरह के, और वो एडमिट करता है कि हाँ हमें फ़ायदा मिल रहा है, तो वो उसकी तरफ से स्वीकृति होने के साथ साथ जिन 6-7 लाख लोगों का वो रिप्रेजेंटेटिव है, जिन 6-7 लाख लोगों को प्रोबेशन का फ़ायदा मिलना है उनकी तरफ से सूट लेके आ रहा है, तो वो उन सभी लोगों की तरफ से एडमिट फैक्ट माना जाएगा। पर वो तभी जब तक वो उस हैसियत में वाद लड़ रहा है। अब केस तो खत्म हो गया, केस खत्म होने के बाद वो सरकार की से कोई बात एडमिट कर रहा है तो वो रिप्रेजेंटेटिव हैसियत में नहीं कर रहा। जब तक वो रिप्रेजेंटेटिव हैसियत में वाद ला रहा था या उसके खिलाफ रिप्रेजेंटेटिव हैसियत में वाद लाया जा रहा है, जैसे हाई कोर्ट से वो केस जीत गया, हाई कोर्ट ने कह दिया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल सैलरी मिलनी चाहिए। अब सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और उसी पर जो व्यक्ति केस जीता था उस पर केस लेके आए, तो अब उस पर केस लाया है तो वो सभी 6-7 लोगों के 6-7 लाख लोगों के जिनके पक्ष में फैसला आया उनके विरुद्ध वाद है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव हैसियत में कोई बात एडमिट कर रहा है तो वो भी संस्वीकृति है। अब समझ आया होगा रिप्रेजेंटेटिव हैसियत क्या होती है। आपका मेंस का पेपर है, अब कोई बच्चा जा रहा है कि सर नया बीएनएस वगैरह पूछा जाए, क्योंकि यूपी वगैरह में नया पूछ रहे हैं, राजस्थान में ओल्ड पूछ रहे हैं, तो आउट ऑफ राजस्थान प्रयास कर रहे हैं कि नया कानून पूछा जाए ताकि उन्हें दोनों तैयारियां साथ करने का मौका मिले, डबल बेनिफिट्स मिले। अब वो अगर कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो वो सभी लोग जो चाहते हैं कि नया कानून लागू हो उनकी तरफ से वो रिप्रेजेंटेटिव हैसियत में केस लड़ रहे हैं कि नया कानून पूछा जाए एपीओ में। तो वाद के ऐसे पक्षकार द्वारा जो प्रतिनिधि हैसियत में वाद ला रहे हैं या जिन पर रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत में वाद लाया जाता है तो उनके द्वारा किए गए कथन पर वे उस समय न किए गए हों जब वे ऐसी हैसियत धारण करता हो, संस्वीकृति नहीं है। अगर वो ऐसा रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत धारण नहीं करता था उसके बाद उसने कथन किए तो वो संस्वीकृति नहीं है, अदरवाइज वो कथन अगर रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत में किए हैं तो वो संस्वीकृति है। और कौन से, तो ये 2 के अलावा तीसरा क्या हो गया, प्रतिनिधि रूप में वादकर्ता द्वारा या प्रतिनिधि रूप में वाद लाने वाले व्यक्ति के द्वारा किए गए कथन। 4th, ये व्यक्ति वे कथन स्वीकृतियां हैं जो विषय वस्तु से हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं जिसका कार्यवाही की विषय वस्तु में या तो सांपत्तिक या धन संबंधी हित है और वह इस प्रकार हितबद्ध व्यक्ति की हैसियत में वो कथन करता है। कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में 4 लोग पक्षकार हैं, ये एक प्रॉपर्टी है, जैसे ये एक प्रॉपर्टी है, इसमें 4 लोग पक्षकार हैं, ए, बी, सी और डी, और एक्स नामक व्यक्ति कह रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है और ये लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी हमारी है। कौन कौन कह रहा है, ए, बी, सी और डी, ये चारों तो क्या कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी हमारी, एक्स नामक व्यक्ति क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी मेरी है। अब इन चारों में से किसी ने भी, क्योंकि इनके खिलाफ दोनों में आपस में कार्रवाई चल रही है कोर्ट में, अब इन चारों में से भी हर किसी का संपत्ति में हित है, ऐसे हित के चालू रहते हुए अगर सी ने कोई स्टेटमेंट किया है कि ये प्रॉपर्टी तो हमें एक्स के पिताजी से दान में मिली थी और वो दान विलेख कूट रचित था, एक्स के पिताजी तो देना नहीं चाह रहे थे पर हमने एक झूठा दान पत्र बताकर और आप अपने बेटे को एक प्रॉपर्टी नाम कर रहे हो, ऐसा कहकर उस कूट रचित दस्तावेज पर उनके सिग्नेचर प्राप्त कर लिए। ये कौन कह रहा है, सी। कब कह रहा है, जब सी का इस प्रॉपर्टी में हित है। तो अगर किसी व्यक्ति का किसी वाद की कार्रवाई, जिस वाद की कार्रवाई का विषय वस्तु
जिस विषय वस्तु को लेकर कार्रवाई चल रही है कोर्ट में, उसमें या तो संपत्ति संबंधित हित है या उस प्रॉपर्टी से उसको कोई धन मिलना है। ऐसे हित के चालू रहते हुए अगर उसने उस हैसियत में कोई कथन किया है तो वो एडमिशन है। अब सी ने जो कथन कर लिया ना कि ये प्रॉपर्टी जाली थी, तो ये ए बी सबके लिए विरुद्ध एडमिशन के रूप में लागू होगी। समझ गए कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी विषय वस्तु में हित होते हुए भी कोई बात एडमिट की है तो वो बात एडमिशन है। जैसे मैंने आप किन्हीं भी दो व्यक्तियों को 10,000 रुपए दिए उधार, अब मैं वसूली का वाद लाता हूं, ठीक है, और वसूली का वाद लाता हूं किसके खिलाफ? दो व्यक्तियों के खिलाफ। ये तो मैं हूं एक्स, ठीक है, डिलीवर लो कर देता हूं नाम, और मैं दो जनों के विरुद्ध वाद लाया ए और बी के खिलाफ। इनको मैंने जॉइंटली 10,000 रुपए दिए थे, ठीक है। अब दोनों कहते हैं कि हमें तो कोई रुपए ही नहीं दिए, और चलती कार्रवाई में बी ये एडमिट कर लेता है कि 10 नहीं 5,000 दिए थे। क्या कहेगा? 10 नहीं 5,000 दिए थे। तो अब आप समझ रहे हो कि बी के मैं ए बी के विरुद्ध जॉइंट वाद लाया। अगर ये लोग स्वीकार कर रहा है, बी स्वीकार कर रहा है कि 5,000 दिए थे, तो 5,000 की लाइबिलिटी बन गई इनके खिलाफ, क्योंकि इसने एडमिट करते ही मेरा केस 5,000 का तो मैं जीत ही गया। अब मुझे रिमेनिंग 5,000 के लिए लड़ना है। तो अब बी को 5,000 का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें उसका हित है। अगर वो केस जीतता है तो उसको एक भी रुपए नहीं देना पड़ेगा ए बी को, और अब केस हारते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनको 10,000 दिए थे। और इस कार्रवाई में उसका धन संबंधित हित होते हुए भी वो 5,000 रुपए एडमिट कर रहा है। तो ये कथन, क्योंकि वाद का विषय वस्तु क्या है कि क्या मैं 10,000 रुपए आप ए और बी से वसूल करने का अधिकारी हूं। इस चलती कार्रवाई में भी मैं क्या कर रहा, सामने वाला एक पक्षकार स्वीकार कर रहा है कि हाँ 10,000 तो नहीं पर 5,000 तो इन्होंने उधार दिए थे, तो आप 5,000 के लिए लाइबल हो गए। आप धन संबंधी, अब 5,000 जैसे ही स्वीकार हुए तो दोनों को 2,500 तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये तो स्वीकार कर लिए इन्होंने कि 5,000 दिए थे, तो दोनों की लाइबिलिटी बराबर है, 2,500 रुपये तो दोनों देंगे। तो कोई व्यक्ति अपना खुद का नुकसान करके कोई कथन स्वीकार कर रहा है तो वो एडमिशन की कैटेगरी में है, जब उसका हित है। पर यहां पता लगता है कि मैंने दिया था, मैं एक्स व्यक्ति हूं, मैंने दिए थे 5,000 इसको ए को और 5,000 दिए थे बी को, अलग अलग दिए थे दोनों को, ज्वाइंट नहीं दिए, अलग अलग। अब बी, मैं दोनों के खिलाफ एक ही वाद लाया कि मुझे ए और बी से दोनों से 5,000 रुपए अलग अलग दिलवाए जाए। अब बी कहता है कि नहीं नहीं, मेरे तो केवल 1,000 ही थे और बी को 5,000 दिए थे, तो ये एडमिशन नहीं है। इसका 1,000 तक तो एडमिशन है, इसका नहीं। आपका दोनों में प्रॉपर्टी में समान हित होना चाहिए या आपकी लाइबिलिटी बराबर होनी चाहिए। अब यहां मान लो कि 10,000 होता, यहां 10,000 रुपए ज्वाइंटली दिए होते और बी स्वीकार करता कि 10,000 तो दिए थे पर मुझे तो 2,000 ही देने थे, ए को 8,000 देने थे, तो ये ज्वाइंट लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी कोर्ट डिसाइड कर लेगा। उसने स्वीकार किया है कि मेरे 2,000 देने थे और इसको 8,000 देने थे, तो ये एडमिशन की कोटि में आता है। तो अगर आपका उसमें हित है और आप खुद के हित को तो एडमिट नहीं कर रहे हो, दूसरे का नाम ले रहे हो कि मुझे तो 5,000 नहीं दिए पर बी ए को 5, बी क्या कह रहा है मेरे को तो 5,000 नहीं दिए थे पर ए को 5,000 दिए थे, तो ये एडमिशन नहीं है। आपको खुद का भी कोई नुकसान करता हुआ या आपके एडवर्स जाके कोई बात एडमिट करनी पड़ेगी। तो ये फोर्थ क्या हो गया, वाद में कोई विषय वस्तु है उससे हित पद पक्षकार द्वारा की गई बात एडमिशन है, या उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ है। किसी व्यक्ति से आपको कोई राइट मिला है, कोई हित व्युत्पन्न हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा वो कथन किया गया जिनसे वाद के पक्षकारों को वाद की विषय वस्तु में अपना हित मिला है। मैं हूं एक्स नामक व्यक्ति, मेरे हैं पिताजी। कौन है? पिताजी। मेरे पिताजी हैं वाई और उनके पिताजी हैं जेड। अब जेड से प्रॉपर्टी वाई के पास आई, मेरे दादाजी ने पिताजी को दी और पिताजी से मेरे पास आई। अब मेरे दादाजी जिनसे मुझे प्रॉपर्टी क्या मिली है, जिससे वाद की विषय वस्तु में मेरा हित उत्पन्न हुआ है, भाई दादाजी की प्रॉपर्टी तभी तो पिताजी के पास आई, तभी तो मेरे पास आई। और दादाजी ऐसे हित के चालू रहते हुए ये कथन करते हैं
कि ये प्रॉपर्टी तो मैंने कोई जाली दस्तावेज के आधार पर ए नामक व्यक्ति से हथियाई थी। तो ये एडमिशन की कोटि में है, क्योंकि इस व्यक्ति से मेरा अगर इसके खिलाफ केस चल रहा है, ए और मेरे बीच में कार्रवाई चल रही है, एक्स और ए के बीच में, तो मेरे को जिससे प्रॉपर्टी मिली है उसका भी तो प्रॉपर्टी में दादाजी का हित था किसी समय, और दादाजी से मेरे को अगर वाद की विषय वस्तु मिली है, दादाजी से मेरे को हित मिला है उस प्रॉपर्टी में, तो दादाजी कोई बात अगर एडमिट कर रहे हैं कि ये 40 दस्तावेज के आधार पर मुझे प्रॉपर्टी मिली थी, तो ये फैक्ट एडमिशन की कोटि में आते हैं, उनको एडमिशन माना जाएगा। क्लियर है? तो 5 व्यक्ति हो गए। पहला वाद का पक्षकार, दूसरा उसका एजेंट, पक्षकार का एजेंट, तीसरा प्रतिनिधिक रूप में वादकर्ता द्वारा जब ऐसा हित वो वाद में प्रतिनिधिक रूप में वाद लाया जाता है, या वो वाद लाता है या उस पर वाद लाया जाता है। फोर्थ, वाद न्यायालय के समक्ष कोई विषय कार्रवाई की विषय वस्तु है, उसमें हितपद पक्षकार द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे किसी पक्षकार को हित व्युत्पन्न हुआ है, इन 5 के द्वारा की गई स्वीकृति एडमिशन मानी जाएगी। तो ये जो कह रहा था ना कि एतस्मीन पश्चात वाली बातें जो कह रहा था, क्या कह रहा था यहाँ पर? एतस्मीन पश्चात ये कह रहा था, यहाँ पर पेन बदलता हूं, देखो ये जो एतस्मीन पश्चात वर्णित में, तो ये 5 व्यक्ति तो आ ही गए। पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया, पहला, दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये 4th हो गया, और ये 5 हो गया। ये 5 व्यक्तियों के द्वारा, और 19 और 20 में बताएंगे कि और कौन हो सकता है। 19 में उस व्यक्ति द्वारा स्वीकृति जिसकी स्थिति वाद के पक्षकार के विरुद्ध साबित की जानी है। पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर समझाता हूं। वे कथन जो उन व्यक्तियों के द्वारा किए गए हैं जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियां हैं। कोई कथन ऐसे किसी पक्षकार ने किया है, ऐसे किसी व्यक्ति ने किया है जो वाद के पक्षकार के विरुद्ध उनकी स्थिति साबित की जानी है, वो स्वीकृति है यदि कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा या उन पर लाए गए वाद की स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत होते और उस समय किए गए होते जबकि उन्हें लाना वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति धारण करता था या ऐसे दायित्व के अधीन था। दृष्टांत पदों, ये लैंग्वेज आपको समझ नहीं आई होगी, दृष्टांत से इजीली समझ में आ जाएगी। ख के लिए भाटक संग्रह का दायित्व क का था। ख नामक एक व्यक्ति था, उसके पास 3 मकान थे। ए एक मकान ये था, बी नामक एक मकान था और सी नामक एक मकान था। और ख ने एक एजेंट बनाया, ये एजेंट था, इसका नाम था क। इसको कहा कि तीनों मकानों के किराए लेके आ। इस मकान में ए रहता है, इसमें बी रहता है, इसमें सी रहता है, इन तीनों मकानों के किराए ए बी सी से लेकर आ। ग द्वारा ख को सोध्य भाटक संग्रह न करने के लिए क पर खवाद लाता है कि ये जो सी नामक व्यक्ति था, इससे तेने रेंट नहीं लिया, ठीक है, इससे तेने रेंट क्या नहीं किया, कलेक्ट नहीं किया, संग्रह नहीं किया, इसके लिए वाद लाता है। ख किस पर वाद लाता है? क पर। इसने केस कर दिया कि क पर क्या केस किया कि तेने सी से किराया क्यों नहीं कलेक्ट किया। क इस बात का मना करता है कि ग से ख को भाटक दे हैं। क क्या मना करता है कि भैया सी से तो कोई किराया ही नहीं लेना तुम्हें, तो सी से तो कोई किराया ही नहीं बनता तुम्हारा, सी ने तो पहले ही तुम्हें सारा किराया दे रखा है। क ये बात कह रहा है इस वाद में कि सी नामक व्यक्ति से तो आपको कोई किराया ही संदेह नहीं है मिस्टर, उसने तो पहले ही कह रखा है। मैं गया तो उसने तो कह रखा था कि मैंने तो 6 महीने का किराया एडवांस में दे रहा है। अब अगर यहाँ सी नामक व्यक्ति अचानक से ये बात एडमिट करता है कि मेरा तो किराया पेंडिंग है, मेरे को तो 3 महीने का किराया देना था, 3 माह का किराया देना था, तो ये क के विरुद्ध क्या होगा? एडमिशन की कैटेगरी में। अब ग द्वारा ये कथन का कि उस पर ख का भाटक दे है, क्या कह रहा है कि मेरा 3 महीने का किराया ख को देना बाकी है, ये स्वीकृति है। और यदि क इस बात से इनकार करता है तो ग द्वारा ये जो स्टेटमेंट दिया कि ख को भाटक दे था, ये क के विरुद्ध सुसंगत होगा। तो ये बात कि 3 माह का किराया मुझे देना बाकी है, क के विरुद्ध एडमिशन होगा। क्यों एडमिशन होगा?
क्योंकि अगर आज की स्थिति में ख डायरेक्ट अगर इस सी नामक व्यक्ति पर वाद लाता तो 3 महीने का किराया देना पड़ता, और ये बात एडमिशन के रूप में लागू होती या नहीं होती ये बात एडमिशन के रूप में कि तुमने स्वीकार किया कि 3 माह का किराया दे है। और डायरेक्ट अगर ख सी नामक व्यक्ति पर वाद लाता तो इसको 3 माह का किराया देना पड़ता। तो इन दूसरों के विरुद्ध वाद में, एक दूसरे के विरुद्ध वाद में इस सी नामक व्यक्ति का स्टेटमेंट जो खुद के विरुद्ध है, क्यों विरुद्ध है? क्योंकि कह रहा है कि कोई किराया सी द्वारा देना बाकी है ही नहीं, और सी खुद आके कह रहा है कि भैया ये झूठ बोल रहा है, मुझे तो 3 माह का किराया देना था। तो कोई व्यक्ति क्यों आकर खुद का नुकसान करते हुए कोई बात एडमिट कहेगा? जैसे मेरे और आपके बीच, ये मैं डिलीवर लॉ इंस्टीट्यूट हूं और ये आकृति में जो मेरी तरफ से अथोराइज एजेंट है, और मैं केस लेकर आता हूं आकृति मेम पर। मैंने एक केस फाइल किया कि आपने ए नामक व्यक्ति से फीस नहीं ली, आपने टोटल 20 लोगों को टेस्ट सीरीज सेल करी और मेरे को 19 लोगों के पैसे दिए, 19 पर्सन के मुझे पैसे प्राप्त हुए हैं, और ए नामक व्यक्ति से आपने पैसे नहीं लिए या इसके पैसे प्राप्त नहीं हुए। अब आकृति मैम के स्टेटमेंट दे रही है कि टेस्ट सीरीज टोटल 19 ही लोगों ने बाई करी है, ए नामक व्यक्ति ने तो बाई ही नहीं करी। तो हमारे बीच कार्रवाई चल रही है। मैंने आकृति मैम के खिलाफ केस लाया कि आपने 20 लोगों को टेस्ट सीरीज सेल किए, मुझे 19 के पैसे दिए हैं। वो कह रही हैं कि मैंने 19 को ही सेल किए और ए नामक व्यक्ति जिसका आप कह रहे हो कि उसके पैसे मुझे नहीं आए, तो इस ए नामक व्यक्ति ने तो कोई टेस्ट सीरीज ही नहीं ली। अब अगर ए आकर इस वाद में ये कहता है कि मैंने टेस्ट सीरीज ली थी और मुझे पैसे पे करने बाकी हैं अभी, तो ये बात ए के ऊपर लाइबिलिटी डाल रही है कि उसको जैसे ही कहेगा अभी 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इस ए का स्टेटमेंट क्या है? एडमिशन की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ए के विरुद्ध वाद लाऊं तो ये बात एडमिशन की कैटेगरी में आता, और इसको एडमिशन की कैटेगरी में आते ही ए को 500 रुपये पे करने। तो कोई झूठी बात कहकर अपने विरुद्ध किसी पैसे की लाइबिलिटी क्यों बनाएगा? ए अगर टेस्ट सीरीज ली नहीं होती ए ने, तो वो क्यों ये बात कहता है कि मैंने टेस्ट सीरीज ली है? क्योंकि ये बात कहते हैं उस पर पैसे की लाइबिलिटी ला रहा है। तो अगर कोई वाद के पक्षकारों के विरुद्ध किसी व्यक्ति की स्थिति साबित की जानी है और उस व्यक्ति के द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया जाता है जो उस समय किया गया जब वह ऐसी स्थिति धारण करता था या ऐसे दायित्व के अधीन था, तो वो स्टेटमेंट उसका क्या कहलाता है? संस्वीकृति कहलाता है। दोबारा समझना इसको कैसे बोलेंगे कि उन व्यक्तियों के कथन जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी है, और ऐसे व्यक्तियों द्वारा वे कथन तब किए गए थे जब वे ऐसी स्थिति ग्रहण करते थे और ऐसा दायित्व के अधीन थे, तो ये उन व्यक्तियों के कथन संस्वीकृति की कोटि में आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप धारा 19 बहुत अच्छे से समझे होंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धारा 20, वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा संस्वीकृति, इसको बोलते हैं रेफरी के कथन। रेफरी के कथन किसको? धारा 20 को। कि वे कथन जो उन व्यक्तियों के द्वारा किए गए हैं जिनको किसी वाद के पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी देने के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है। आप पूछोगे कि सर आपकी टेस्ट सीरीज कैसी है? आपने क्या पूछा मेरे से कि सर आपकी टेस्ट सीरीज कैसी है, या आप ये कह दो कि आपकी टेस्ट सीरीज बुरी नहीं है। जैसे ये जब दृष्टांत पढ़ते हैं, दृष्टांत दे रखा है तो दृष्टांत से समझते हैं, यही काम आता है पेपर में, दृष्टांत ही पूछे जाते हैं। प्रश्न यह है कि क्या ए द्वारा बी को बेचा गया घोड़ा अच्छा है? कोर्ट के सामने प्रश्न यह है कि क्या ए ने जो बी को एक हॉर्स बेचा था, ये हॉर्स गुड है या बैड है? गुड मतलब बहुत अच्छा है, अपनी पीठ पे बिठा के घुमाता है, बैड है मतलब लात मार देता है। अब ख से क कहता है, क क्या कहता है कि जाकर ग से पूछ लो, ग इस घोड़े के बारे में सब कुछ जानता है। अब ग अगर कह देता है कि ये गुड है
या ग कह देता है कि ये घोड़ा बेड है, तो ये क्या माना जाएगा? एडमिशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एडमिशन माना जाएगा। जैसे अभी मैं दृष्टांत दे रहा था कि ये डिलीवर लो है और आपने पूछा कि सर आपकी टेस्ट सीरीज कैसी है। अब मैं कहता हूं कि यार जाकर इस एक्स नामक व्यक्ति से पूछ लो, इसने मेरी टेस्ट सीरीज ली है। इस एक्स नामक व्यक्ति से पूछ लो कि इसने मेरी टेस्ट सीरीज ली है, वो बता देगा। तो इसको मैंने रेफर किया है कि एक्स नामक व्यक्ति है, इसको पता है, इसको सारी बात पता है, इसने मेरे टेस्ट देकर देखे ये बता देगा कि टेस्ट सीरीज कैसी है। तो एक्स व्यक्ति का जो ये टेस्ट सीरीज कैसी है, इस चीज को एडमिट करना क्या कहलाता है? क्योंकि मैंने इसको रेफर किया है। अगर ये कहता है कि टेस्ट सीरीज बुरी है तो इसका स्टेटमेंट बैड है, ये मेरी तरफ से एडमिशन है, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मेरी टेस्ट सीरीज बुरी है, क्योंकि मैंने किसको रेफर किया था? एक्स नामक व्यक्ति को किया था और एक्स नामक व्यक्ति ने मेरी तरफ से ये स्वीकार कर लिया कि टेस्ट सीरीज बुरी है। तो ये क्या हो जाएगा? टेस्ट सीरीज बुरी है। ठीक है। अब देखो 7 लोगों का स्टेटमेंट क्या हो गया? एडमिशन हो गया। किन किन का बताऊं मैं कि आपको याद होगा? पहला वाद के पक्षकार का, दूसरा वाद के पक्षकार के अभिकर्ता का, चाहे वो अभिव्यक्त अभिकर्ता हो या विवक्षित अभिकर्ता, तीसरा कि प्रतिनिधिक रूप में हैसियत रखने वाले वादकर्ता द्वारा किया गया स्टेटमेंट, फोर्थ कोई वाद की विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा ऐसे हित के चालू रहते हुए किया गया स्टेटमेंट, पांचवा उस व्यक्ति द्वारा जिससे किसी पक्षकार को वाद में हित व्युत्पन्न हुआ है उसके द्वारा किया गया स्टेटमेंट, या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया स्टेटमेंट जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी है, या वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया गया कथन स्वीकृति है। तो स्वीकृति मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट कथन होता है और 7 व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है, जिनको धारा 18, 19 और 20 में बता रखा है। क्लियर है? अब स्वीकृति 2 प्रकार की हो सकती है। ठीक है, स्वीकृति 2 प्रकार की हो सकती है। यहां चर्चा करते हैं स्वीकृति कितनी प्रकार की हो सकती है। स्वीकृति 2 प्रकार की। एक तो न्यायिक स्वीकृति, न्यायिक स्वीकृति ऐसी स्वीकृति जो न्यायिक कार्यवाही के में की जाती है। आपने कोर्ट प्रोसीडिंग में कोई बात एडमिट की है, उसको न्यायिक स्वीकृति कहते हैं। एक होती है न्यायिकेतर, ऐसी स्वीकृति जो आपने न्यायिक कार्यवाही के अलावा की है वो न्यायिकेतर स्वीकृति। एक तो कोर्ट में आपसे कोई बात पूछी जाती है, क्या आपने इस व्यक्ति से 10,000 रुपये उधार लिए थे, आप कोर्ट के सामने एक्सेप्ट करते हो कि जी हमने लिए थे, ये होती है न्यायिक स्वीकृति। एक आपसे चौराहे पे किसी ने पूछा कि यार वो व्यक्ति कह रहा था कि तेने 10,000 रुपये लिए हैं और चुकाए नहीं, आप कहते हो यार लिए तो थे भाई पर अभी व्यवस्था नहीं है इसलिए चुकाए नहीं। तो ये आपने जो चौराहे पे किए जुडिशियल प्रोसीडिंग में नहीं है तो ये एडमिशन ही कि आप स्वीकार कर रहे हो कि आपने 10,000 रुपये लिए थे, तो है तो एडमिशन, पर ये न्यायिकेतर स्वीकृति है। न्यायिक स्वीकृति को आप प्रारूपिक स्वीकृति भी कह सकते हो, क्योंकि इसको या तो कोर्ट प्रोसीडिंग में ओरल किया जाता है, ओरल करते हैं तो कोर्ट का जो रीडर होता है उसको टाइप कर लेता है तो वह प्रारूपिक हो जाती है। प्रारूपिक का मतलब फॉर्मेटिव, कोई फॉर्मेट में की है, या फिर आप रिटर्न रूप में करते हो, आप कोई चीज़ को रिटर्न में एडमिट करते हो कि हाँ जो इन्होंने वाद पत्र में कहा है कि 10,000 रुपये इन्होंने मुझे उधार दिए थे, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। रिटर्न स्टेटमेंट में आपने उस बात को स्वीकार कर लिया। और क्या कह सकते हैं, इसको औपचारिक स्वीकृति भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? औपचारिक मतलब फॉर्मल। इसको क्या कह सकते हैं? न्यायिकेतर को। प्रारूपिक तो इसको बोलते हैं, तो इसको बोल सकते हो आकस्मिक, आपने रेंडमली ही कोई बात स्वीकार कर ली। या फिर इसको अनौपचारिक बोल सकते हैं, अनौपचारिक।
तो ये दो प्रकार होते हैं स्वीकृति के। तीसरा आचरण द्वारा स्वीकृति। आचरण द्वारा स्वीकृति क्या होती है? कंडक्ट के द्वारा। आपने मेरे से पूछा कि आप अगर ये बोल दो कि सर आपकी टेस्ट सीरीज बुरी नहीं है तो मैं तत्काल इसको खरीद लूंगा, और मैं उस समय चुपचाप रह गया, तो मैंने यहां मौन रहकर, क्योंकि आपने डायरेक्ट मुझसे पूछा था कि आप बोल दो कि बुरी नहीं है, और मैं मौन रह गया, मैंने ये नहीं बोला कि मेरी टेस्ट सीरीज बुरी नहीं है, अच्छी है, मैं चुपचाप मौन रह गया। तो ये मौन रहना क्या है? मेरी आचरण द्वारा स्वीकृति है, मैंने स्वीकार कर लिया कि यार बुरी है, इसीलिए चुप रहा। अगर अच्छी होती तो मैं ये कह देता कि नहीं नहीं मेरी टेस्ट सीरीज बुरी नहीं है। तो आचरण द्वारा स्वीकृति क्या होती है? जब आपको बोलना होता है किसी चीज़ के लिए, आपसे पूछा जाता है कि आप कह दो कि आपने ये धोखा नहीं किया, तो मैं मान लूंगा या स्वीकार कर लूंगा, और आप चुपचाप रह जाते हो, इसका मतलब आपने धोखा किया है। तो आचरण द्वारा भी एक स्वीकृति होती है। स्वीकृति अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद है। किसका अपवाद है? अनुश्रुत साक्ष्य। ये क्या होता है भाई? साक्ष्य, आप जब धारा 59-60 पढ़ोगे एविडेंस में, धारा 59-60 वो कहती है कि मौखिक साक्ष्य डायरेक्ट होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने देखा है वही उसको बताएगा, जिसने सुना है वही बताएगा, ठीक है, या जिसने महसूस किया है। जैसे कोई चीज़ गर्म थी या वहाँ पर इतनी आग थी कि त्वचा जल जाए, तो मैंने उस आग को महसूस किया, मैं ही बताऊंगा। अब मैंने किसी को बता दिया कि उस व्यक्ति ने यह कहा था, और वो तीसरा व्यक्ति जाकर कोर्ट में स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसको बोला जाता है अनुश्रुत साक्ष्य, हियर से एविडेंस। जैसे हम अपनी दादी से कहानियाँ सुनते हैं, अब दादी से कहानियाँ सुन के हम बता दें हमारे गांव में ये हुआ था, कोर्ट कहेगा कि अच्छा ये हुआ था, तो वो जब लड़ाई हो रही थी तो क्या सफ़ेद कपड़े पहने थे? कि ये तो पता नहीं, ये तो दादी को ही पता होगा क्योंकि दादी से सुना है। कोर्ट कहता है भैया हियर से एविडेंस नॉट अलाउ। दादी ने घटना देखी, दादी को बुलाओ, दादी बताएगी। तो अगर कोई घटना आपने किसी से सुनी है, वो स्टेटमेंट दे रहे हो, तो वो एडमिट नहीं करता एविडेंस एक्ट। तो एविडेंस एक्ट अनुश्रुत साक्ष्य को मना करता है, हियर से एविडेंस को। पर ये अपवाद है स्वीकृति, कि आपने किसी व्यक्ति से ये कहते सुना है कि मैंने 10,000 रुपये लिए थे, तो आप कोर्ट में जाकर एडमिशन को बता सकते हो कि उस व्यक्ति ने ये कहा था कि मैंने 10,000 लिए थे। तो एडमिशन क्या है? हियर से एविडेंस का अपवाद है। क्यों हियर से को एडमिट किया जाता है सुसंगत होने का आधार? क्योंकि स्वीकृति हमेशा किसी व्यक्ति के हित के विरुद्ध होती है। अभी आप धारा 21 पढ़ोगे, वो बताएगी कि स्वीकृति हमेशा अपने इंटरेस्ट के विरुद्ध की जाती है। स्वीकृति कोई विरोधाभासी कथन होते हैं, उनको प्रूफ के रूप में होती है। मैं कह रहा हूं कि मैंने पेन नहीं दिया आपको, आप कह रहे हो कि इन्होंने पेन दिया था। अब मेरा दोस्त कह देता आके कि हाँ पेन दिया था, तो ये क्या एडमिशन है? ठीक है, तो अब एडमिशन क्या हो गया? जो विरोधाभासी तथ्य है उसके साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, और स्वीकृति सत्य का साक्ष्य होता है, इसलिए भी स्वीकार करनी। कोई पक्षकार सत्य बोलकर चीज को स्वीकार कर रहा है तो सत्य के साक्ष्य के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। स्वीकृति सबूत का अपवर्जन करती है, और सबूत का अपवर्जन क्यों किया जाता है? कि अगर ये कोई फैक्ट स्वीकार नहीं किया जाता, जैसे मैंने ए ने बी को 10,000 रुपये दिए, अगर बी इसको स्वीकार नहीं करता तो कितना साक्ष्य आता इस साबित करने को लिए? मैं सीसीटीवी फुटेज लाता, 5 व्यक्ति जिनके सामने मैंने पैसे दिए थे उनको लाता, और भी कोई दस्तावेज, कोई ओरल रिकॉर्डिंग थी, वो सब लाकर इसको प्रूव करता। तो इतना साक्ष्य खर्च होता, इस साक्ष्य का अपवर्जन कर देती है। जैसे आप मेरे विरुद्ध बात लाए कि सर ने फ्रॉड किया है, और अब फ्रॉड करके हमसे 500 रुपये ले लिए, बदले में टेस्ट सीरीज नहीं दी, और मैं इस केस, अब ये वाद चलेगा, 2-3 साल कोर्ट में कार्रवाई चलेगी, मैं डायरेक्ट आके स्वीकार कर लेता हूं कि मैंने फ्रॉड किया है और उनसे 500 रुपये ले लिए, तो पूरा जो कोर्ट का 2 साल की प्रोसीडिंग का टाइम था, जितना एविडेंस पेश करना था, उस सब का अपवर्जन हो गया, डायरेक्ट ही मामला खत्म हो गया। तो साक्ष्य का अपवर्जन करती है स्वीकृति, साक्ष्य को खत्म कर देती है, साक्ष्य की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बात
एडमिट हो रही है। ये था 18 से लेकर 20 तक। आज मैं इंग्लिश टर्म नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आई जस्ट वांट टू चेक कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, और वो दो बटन होते हैं, एक लाइक वाला, एक होता है डिसलाइक वाला। तो वो डिसलाइक पर जाकर क्लिक कर दें और बता दें कि कितने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। अगर कोई है ही नहीं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, तो क्यों इंग्लिश मीडियम को रीड आउट करने में समय लगाएं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो मुझे इसको इग्नोर करना चाहिए ताकि सिलेबस थोड़ा थ्रोली चले। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड स्वीकृति पे फिलहाल कोई केस नहीं है, एक धारा 18 पे पुले वर्सेज रो का केस है। कोई खास महत्व नहीं रखता वो भी केस, जहाँ केस होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ मेरे अकॉर्डिंग कोई केस आपको आवश्यक नहीं है। ठीक है, धारा 18 पे पुले वर्सेज रो का केस लिख सकते हो। इसमें क्या हुआ था, वादी के पिता का जमीन में कोई हित नहीं है, ऐसी स्वीकृति की थी। कैसे की थी यहां पर बताता हूं आपको। ए और बी के बीच में लड़ाई चल रही थी, किसको लेकर, एक प्लॉट को लेकर, एक जमीन को लेकर। बी कह रहा है ये मेरी है, ए कह रहा है मेरी है। ए का बाप कौन है, फादर, एफ लिख दिया। ये कह, और इसी एफ से ये जमीन किसको मिली, ए को मिली। तो एफ कहता है कि जमीन में मेरा कोई हित ही नहीं था, मेरा कोई हित ही नहीं था। तो ये बात क्या है, ए के विरुद्ध एडमिशन के रूप में लागू होगी और बी के फेवर में ये फैसला चला जाएगा कि जमीन बी की है। तो वादी के पिता के द्वारा जमीन में कोई हित नहीं होने का भी कथन पुत्र के विरुद्ध स्वीकृति के रूप में रिलेवेंट माना गया पुले वर्सेज रो का केस धारा 18 में। हालांकि एक जेम्स स्टीफन की परिभाषा और लिख सकते हो, जिन्होंने एविडेंस लिखा, वो एडमिशन की परिभाषा देती है। क्या कहती है कि किसी पक्ष या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित या मौखिक कथन जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में किसी धारणा को इंगित करते हैं या किसी उपधारणा का सृजन करते हैं, स्वीकृति कहलाते हैं। और स्वीकृति सारभूत साक्ष्य में मानी जाती है। कोई तथ्य का आप स्वीकृति कर रहे हो तो ये जजमेंट का आधार बनती है। आप सीपीसी पढ़ोगे, वहाँ अपने आप समझ जाओगे। स्वीकृति को लेके एक पूरा ऑर्डर है, वहाँ चर्चा करोगे तो वहाँ काम आएगी आपकी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।